दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में मीडिया का एक अहम योगदान होता है। मीडिया एक ऐसा स्तंभ है लोकतंत्र का जो चाहे तो लोकतंत्र की जड़ों को काफ़ी मजबूत भी कर सकता है और यदि मीडिया चाहे तो उस लोकतंत्र को खोखला भी कर सकता है। दोस्तों, मीडिया के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए मीडिया लोगों से एक ओपिनियन बनवा लेती है। एक आम राय किसी भी मुद्दे पर मीडिया के जरिए बनाई जाती है और हमारे देश के भीतर में दोस्तों ये आम धारणा इस वक्त में बन चुकी है कि मीडिया का इस्तेमाल राजनीति करने के लिए सर्वाधिक किया जाता है। पार्टियों के अपने अपने चैनल्स अब हो चुके हैं, यानी कि चैनल भी अब पार्टियों के हिसाब से चलने लगे हैं क्योंकि उनको काफ़ी मोटी फंडिंग होती है। और दोस्तों, ये बात मैं अपने आप से बनी बनाई नहीं कह रहा, ये बात देश की अदालतें कहती है, ये बात तथ्य कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि ये युग सोशल मीडिया का युग है, यानी कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा वेब पोर्टल्स भी पूरे विश्व में काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, जिनके जरिए एक तरीके से दोस्तों यदि सकारात्मक तरीके से आप इस बात को देखेंगे तो संचार के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति आई है। लेकिन उस क्रांति का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है यह आप पर निर्भर करता है, हम सभी पर निर्भर करता है कि हम संचार का सकारात्मक रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर नकारात्मक रूप में। एक लोकतांत्रिक देश के भीतर सभ्य नागरिकों को तो संचार का इस्तेमाल समाज निर्माण के उद्देश्य से ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो अदालत ने आज टिप्पणी की वास्तव में काफ़ी कुछ वो कहती है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, तबलीगी जमात पर जब कोरोना के नियमों के अनदेखी का वहाँ पर आरोप लगा था दोस्तों दिल्ली के भीतर, तो उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक मीडिया हाउसेस में तमाम वेब पोर्टल्स पर खबरें चली, इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर खबरें आई कि मानो जैसे कोरोना के लिए केवल एक वर्ग या एक घटना ही जिम्मेदार हो। कहीं ना कहीं दोस्तों उस पूरी घटना में जो लोग शामिल थे, जिन लोगों ने नियमों की अनदेखी करी, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और देश के संविधान के, देश के कानून के अनुरूप उनको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन उन पर जिस तरीके से दोस्तों एक के बाद एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए फेक कंटेंट क्रिएट किया जाता है, वो वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा करता है। दोस्तों, सूचना, एक सकारात्मक सूचना समाज का निर्माण और व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी निर्माण कर सकती है, तो एक नेगेटिव खबर, एक नकारात्मक सूचना, एक भ्रामक जानकारी, एक भ्रामक तथ्य कहीं ना कहीं समाज के भीतर वैमनस्य पैदा करने का कार्य करता है और लोगों के बीच में उससे एक बहुत गहरी खाई पैदा हो जाती है। उस खाई को बरपाना दोस्तों वास्तव में काफ़ी कठिन हो जाता है। और वही आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से ये यूट्यूब वगैरह, इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से जिस तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, फेक नैरेटिव, एक झूठा कंटेंट क्रिएट किया जाता है, कहीं ना कहीं इसको सरकार को रेगुलेट करना होगा क्योंकि इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। और दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश के भीतर अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। यदि आपको वाक स्वतंत्रता भारत के संविधान के द्वारा दी गई है तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे। देश की पंथ निरपेक्ष छवि को कहीं ना कहीं उससे दाग लगता है और भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी कोई भी सूचना, ऐसे कोई भी भ्रामक तथ्य ना फैलाए, ना पहुंचाए जिससे समाज का ताना बाना टूटता हो, समाज बिखरता हो। एक नागरिक का जो कर्तव्य है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। समाज को जोड़ने का यदि हम कार्य करेंगे, कंटेंट को इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि जिससे एक पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण हो, पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं देश के हित में होगा। लेकिन दोस्तों, उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है।
इसके अलावा दोस्तों सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस पूरे घटनाक्रम की वो ये है कि यूट्यूब या फिर फेसबुक पर यदि आपने कोई कंटेंट पोस्ट कर दिया है उसके बाद जिम्मेदारी किसकी हो। वो पूरा कंटेंट एक के बाद एक इसी तरीके से फॉरवर्ड होता चला जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों एक के बाद एक जो श्रृंखला बनती है उसका ये पता नहीं चल पाता कि किस किस को किस तरीके से अब वहाँ पर कंटेंट फैला है और किस किस को पकड़ा जाए इसमें। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, यही आज कोर्ट ने कहा और यही देश के हित में है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो मुख्य बिंदु आज कोर्ट के बयान के बाद, कोर्ट की टिप्पणी के बाद हम सभी के सामने आता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग। दोस्तों रिपोर्टिंग पत्रकारिता के भीतर काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी घटना को आप किस तरीके से लोगों के सामने, दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वास्तव में उससे लोगों की सोच का निर्माण होता है और दोस्तों वो सोच ही एक दर्पण की तरह कार्य करती है। वो दर्पण किस तरह का आप बनाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों आज जिस तरीके से कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि मीडिया हाउसेस का काम राजनीति का तो है ही नहीं, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस को मुद्दों को धार्मिक रंग देने से भी बचना चाहिए, राजनीति से भी बचना चाहिए दोस्तों। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि राजनीति का काम मीडिया का नहीं है। इसके अलावा मुद्दों को धार्मिक एंगल से देखना, सांप्रदायिक एंगल से देखना वास्तव में इस देश की जो आधारभूत स्तंभ है, जो ढांचा है, उसको तोड़ने का कार्य करता है। मीडिया किसी धर्म की नहीं, किसी मजहब की नहीं, किसी पंथ की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। मीडिया लोगों की आवाज़ होती है और लोगों का केवल एक ही धर्म होता है दोस्तों, मानवता। उस धर्म का अनुपालन होना चाहिए। मीडिया के भीतर भी दोस्तों जिम्मेदारी और दायित्व बोध होना चाहिए। कहीं ना कहीं यदि इस तरीके से हम लगातार करते रहेंगे तो इससे देश विरोधी जो ताकतें हैं वो वास्तव में मजबूत होगी और देश का धार्मिक ध्रुवीकरण करना आसान हो जाएगा। दोस्तों मैं तो इसको मजहबी ध्रुवीकरण मानता हूँ। यदि हमें इस देश को संरक्षित रखना है, इस देश को पुष्पित और पल्लवित करना है, तो मीडिया को अपनी रिपोर्टिंग के भीतर से धार्मिक एंगल को बिल्कुल ही निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। केवल तथ्य रखना मीडिया का काम है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से यदि धर्म का नाम लिया जाएगा तो मेरा देश तार तार हो जाएगा, देश का संविधान अपमानित होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट की टिप्पणी का असर हो और मीडिया के जो संस्थान हैं वो निश्चित तौर पर इस टिप्पणी को गंभीरता से लेंगे और सही तरीके से कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से जो देश के भीतर भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं, आप देखते हैं कई बार झूठी खबर आ जाती है कि चीन पर भारत ने किया हमला डैश डैश डैश। तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक जो इस बात को पहचान नहीं पाता कि चैनल क्या दिखा रहा है और क्या इसके पीछे की सच्चाई है, वास्तव में भ्रम में पड़ जाता है। और दोस्तों इससे दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये है कि यदि आप मान लीजिए एक चैनल ने इस तरीके से किया, जैसा कि हमारे देश के भीतर या फिर आप दूसरे देशों में भी देखेंगे, यदि आप 100 चैनल देखते हैं यूट्यूब के तो 60 से 70 चैनल ऐसे होंगे जो आपको मिसगाइड करने का एक तरीके से प्रयास करेंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण होगा या इसके अलावा कोई ऐसी खबर होगी जो आपको कहीं ना कहीं भ्रम में डाल देगी। इसके बाद दोस्तों जो 30% या 20% के करीब जो चैनल बचते हैं, जो कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने भी गंभीर चुनौती, एक गंभीर संकट आ जाता है कि आखिर वो खुद को इनसे कैसे बचाएं। क्योंकि दोस्तों गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है, आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। यदि 70 चैनल गलत खबर दिखा रहे हैं तो यदि 30 चैनल सही भी दिखाएंगे तो उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी के लिए नुकसानदेह होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हम सभी इस बात पर कोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान दें, अपने भीतर सुधार करें। नमस्कार।